हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर गुलशर गुल। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गुल कॉन्सेप्ट। आप सबको वेलकम, मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। आज हमारा पहला लेक्चर है अल्केन एंड पैराफिन। सही, इसके बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा। इसके रिएक्शंस है, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अगर समझ ना आए तो पैसे वापस ले लेना। इसलिए आपको एक एक पॉइंट अच्छी से वाज़ह करके मैं आपको सिंपल से वे से मैं आपको बताऊंगा। जो सिंपल पॉइंट्स है, जो मुख्तलिफ टेस्ट्स में आते हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर लेक्चर मेरा आप सुन सको। आज मेरा ज़िंदगी का पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज हमारा लेक्चर है अल्केन का। देखो, अल्केन को हम और क्या बोलते हैं। अल्केन आपने ही मतलब कि सुना होगा, मतलब कि एक कार्बन हो और 4 हाइड्रोजन हो, उसको क्या कहते हैं हम? CnH2n+2। सही है। अल्केन का फार्मूला क्या है? CnH2n+2। सही है। अल्केन को और हम क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा, हम पैराफिन ही अल्केन को कहते हैं। अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। हमें पता है कि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते क्योंकि वाटर पोलर है और अल्केन नॉन पोलर है। ठीक है बेटा। तो उसके बाद अल्केन जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होंगे तो वो लेस रिएक्टिव होंगे, वाटर में ये रिएक्ट नहीं करेंगे। वाटर हमारा पोलर होता है। अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ये देखो, मैंने पॉइंट्स दोनों लिख लिए। ठीक है। अल्केन आर लेस रिएक्टिव एंड अल्केन आर नॉन पोलर। अल्केन जो होती है वो नॉन पोलर होती है। H2O क्या होता है? H2O, H2O पोलर होता है। ठीक है। तो मतलब कि ये वाटर में मतलब कि डिजोल्व नहीं करेंगे। और जो सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उन्होंने करेंगे ये रिएक्ट। ठीक है। लेकिन जो H2O है इसमें रिएक्ट ये नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये अल्केन जो नॉन पोलर है, इस पे एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लंडन फोर्स कहते हैं और डिस्परेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है। लंदन फोर्स और डिस्परेशन फोर्स को हम मतलब कि कलेक्टिवली लगातार मतलब कि दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? कंबाइन करके हम उसको बोलते हैं वेंडर वाल्स फोर्स। ठीक है। वेंडर वाल्स फोर्स अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपको समझ होगा, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है। ये जो वंडर वाल्स फोर्स होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? साइज से होती है, नंबर ऑफ एटम से होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, और मॉलिक्यूलर मास से होती है। मीन्स मॉलिक्यूलर मास होता है जैसे कि मतलब कि जितने कार्बन ज़्यादा होंगे उतनी वंडर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगी, जितने एटम ज़्यादा होंगे उतनी वंडर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा। और वंडर वाल्स फोर्स सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना मतलब कि वंडरवाल फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। वो कैसे ज्यादा होगी, मैंने एग्जांपल भी कुछ लिखे हैं, आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा और आपको समझ भी आ जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। मुझे भी समझाएंगे, आपको भी समझा जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने एक पेंटेन का एग्जाम्पल लिया है जिसको हमने मुख्तलिफ 3 स्ट्रक्चर में मतलब कि लिखा है पेंटेन को। सबसे पहले ये कौन सा पेंटेन की स्ट्रक्चर है? एन पेंटेन है। ठीक है। मतलब कि एन पेंटेन मतलब कि एक सीधी सी जो चेन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। जिसमें एक मतलब कि ब्रांच आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? आइसोपेंटेन बोलते हैं। जिसमें 2 ब्रांच आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन बोलते हैं। मतलब कि 2 स्ट्रक्चर पेंटेन की हो, 3 कार्बन चेन में हो और 2 ब्रांच में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन बोलते हैं। ठीक है बेटा। नियोपेंटेन बोलते हैं। ये देखो, एनपेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है। हमने 3 स्ट्रक्चर्स बनाई है मुख्तलिफ। तो देखो, अब इसकी हम वंडरवाल फोर्स किसकी ज्यादा होगी? एनपेंटेन की होगी, आइसोपेंटेन की होगी या नियोपेंटेन की होगी? सबसे पहले हमें देखना है कि सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास तो उन तीनों का सेम है क्योंकि 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो हम देखेंगे साइज, इसकी साइज किसकी ज्यादा होती है। ये देखो, एन पेंटेन जो होता है ना हमारा, इसकी साइज सबसे ज्यादा होती है। एन पेंटेन की साइज ज्यादा है क्योंकि सारे ब्रांच में है। और उसके बाद आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन में एक मतलब कि ब्रांच में आ जाता है, इसमें एक भी ब्रांच में नहीं है। और नियोपेंटेन में 2 ब्रांच में आ जाता है। तो अगर हम वंडरवाल फोर्स की बात करें ना तो सबसे ज्यादा किसकी होती? एन पेंटेन की होगी इन एग्जांपल्स में। ठीक है। इन एग्जांपल में मतलब सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्स किसकी होती? एन पेंटेन की होगी। और अगर हम बात करें
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी? मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्या। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो इसमें वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच, जितनी नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा होगी उतनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। जितनी ब्रांच कम होगी ना, जितनी ब्रांच कम होगी उतनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें कम ब्रांच होगी उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है, बेटा समझा। और उसके बाद इसकी ये मैंने आर्टिकल भी लिख दिया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, आप समझ सकोगे ये पढ़ा है, ठीक है। इसको आप नोट कर देना अपने नोटबुक में। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर सॉल्युबिलिटी की हम बात करें ना, तो सॉल्युबिलिटी की कौन मतलब कौन ज़्यादा सॉल्युबल होता है? सॉल्युबल वो ज़्यादा होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होगी वो उतना अनसॉल्युबल होगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे ना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो उतना ही मतलब कि ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अगर हम एग्जांपल लें, ये देखो मैंने पॉइंट भी लिख दिए आपके लिए। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कि C4 है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन, इसमें ज़्यादा मतलब कि सॉल्युबल कौन है? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो क्या है कि ब्यूटेन जो होता है ना, ब्यूटेन बेटा वो ज़्यादा क्या होता है? सॉल्युबल होता है, समझा। क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 है, हेक्सेन में 6 है, हेप्टेन में 7 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? जिसमें कम कार्बन होंगे सर वो सॉल्युबल होगा। तो कौन सॉल्युबल होगा? सॉल्युबल वो होगा जिसमें मतलब कि सबसे कम कार्बन हो। सबसे कम कार्बन किसमें है? इसमें ब्यूटेन में। तो ये ब्यूटेन क्या है? सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। तो बोले कि सबसे लेस सॉल्युबल कौन है? सबसे लेस सॉल्युबल होगा इससे एग्जांपल में कौन होगा? हेप्टेन होगा, ठीक है। फिर आते हैं साइक्लोअल्केन। देखो बेटा साइक्लोअल्केन जो होता है ना वो एक नॉन पोलर है। साइक्लोअल्केन की अगर हम बात करें ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोअल्केन में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोअल्केन में सबसे ज़्यादा होती है, साइक्लोअल्केन की ज़्यादा होती है। और उसके बाद किसकी होती है? उसके बाद जो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन मैंने आपको बता दिया है, जितनी ब्रांच कम होगी उतनी ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी। सबसे पहले साइक्लोअल्केन की ज़्यादा होती है, फिर स्ट्रेट चेन की, फिर ब्रांच चेन की। मतलब कि जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतनी कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी। अब साइक्लोअल्केन की ज़्यादा मतलब कि क्यों है? ये तो स्ट्रेट चेन आपको समझा गया होगा। साइक्लोअल्केन की क्यों है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसमें मतलब कि ज़्यादा अपनी क्या कहें हम, वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हमें इसकी एंगल की बात करें तो प्रोपेन जो होता है उसकी 60 डिग्री की एंगल होती है, और हमारा ऑक्टेन होता है उसकी 90 की होती है। और जो पेंटेन होता है ना, पेंटेन ये इसकी 108 की होती है। नोट कर लेना, बहुत ही कीमती है। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन दोनों। साइक्लोपेंटेन की कितनी होती है? 108, 108 की होती है, 108 डिग्री की एंगल होती है। और साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसकी होती है 120 की। और जो साइक्लो सबसे अब इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, साइक्लो जो मतलब कि साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्केन उसकी जो मतलब कि एंगल स्ट्रेन है ना वो कितनी है? वो 109.5 की होती है। अब ये मैंने 4 एंगल्स लिखी है ना, ये जो भी 109 से मतलब कि मिलती जुलती होगी ना वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आप बताएं इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है? बताइए बताइए, कमेंट में लिख दो कौन है स्टेबल इसमें। आप तो बोलेंगे कि मतलब कि साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी मिलती जुलती है मतलब कि 108 109.5 आसपास ही है, इसकी वजह से ये तो नहीं हो सकती। 120 है मतलब कि 109 से ज़्यादा ऊपर हो गई है, तो नहीं बेटा इससे नहीं है। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है ना वो साइक्लोहेक्सेन है। हाँ बात वो भी ठीक है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन स्टेबल ज़्यादा क्यों है? आप लोग सोचेंगे साइक्लोहेक्सेन इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना वो अपनी जो स्ट्रक्चर होती है ना, जो अपनी शेप वो चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? बोट फॉर्म या चेयर फॉर्म। जब ये बोट फॉर्म या चेयर फॉर्म में अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर देता है तो इसकी जो एंगल होती है ना वो 109.5 पे आ जाती है, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम बात करें बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म, ये क्या होती है? इसमें बोट फॉर्म एक चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, एक चेयर की तरह होती है, मतलब कुछ लगती जुलती है, और मतलब एक दूसरी होती है बोट फॉर्म की तरह।
अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल है मतलब कि ज़ेरोफॉर्म क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि मतलब कि ये इसकी जो कार्बन होते हैं ना, ये आपस में मतलब कि कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, इसमें ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं हो सकती, इसलिए ये ज़्यादा मतलब कि स्टेबल है, सही है। और साइक्लोप्रोपेन जो है ना, वो हाईली अनस्टेबल है और ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव ये क्यों है? क्योंकि इसकी जो एंगल होती है, एंगल स्ट्रेंथ होती है, वो सबसे कम होती है, क्योंकि 60 की एंगल है, मतलब कि साइक्लोएल्केन की मतलब कि स्ट्रेंथ एंगल क्या है, 109.5 है, और साइक्लोप्रोपेन की अपनी एंगल क्या है, 60 डिग्री है, इसलिए ये ज़्यादा पर अपना रिएक्टिविटी करती है, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।